जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का सेकेंड पेपर। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन इतिहास है 5वें सेमेस्टर का। ठीक है, इतिहास में यह दूसरा पेपर है। पेपर का नाम है दोस्तों मोस्ट है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर यही आपके पेपर का नाम लिखा होगा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, 1453 AD टू 1815 AD। ठीक है, जिनका भी एग्जाम हो गया दोस्तों वो देख लेंगे उनका कितना प्रश्न सही हुआ है। 75 में से 65 करने होते हैं। 65 में कितने प्रश्न उनके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं यह क्लास दोस्तों उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ये क्लास होगी इस क्लास से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, 75 में से 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास से आने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि अमेरिका की खोज किसने की। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। पहले का ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा था, किसने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों टालेमी ने। ठीक है, टालेमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा दोस्तों लुई 14वां था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है तीसरे का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, 1769 में भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो 1769 में दोस्तों भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। चौथे का ऑप्शन नंबर है। दोस्तों इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी आपके दोस्त आपसे जुड़े हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे इसे कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं आपके व्हाट्सएप पे, 1 हैं 2 हैं, जितने लोग भी हैं इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। और ये पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर का, तो उस टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस क्लास से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो रूसो ने लिखी थी। ठीक है, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा था दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। ठीक है, सातवें का ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा है, नेपोलियन ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का शासक घोषित किया था। तो नेपोलियन ने दोस्तों 1804 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का शासक घोषित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा है, सर्वप्रथम सांस्कृतिक पुनरुत्थान कहाँ प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम सांस्कृतिक पुनरुत्थान इटली में प्रारंभ हुआ। नवे का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा है दोस्तों, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पुनः स्थान या पुनर्जन्म होता है। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा है दोस्तों, पुनर्जागरण की वैचारिक पद्धति में मुख्य तत्व कौन सा है। पुनर्जागरण की वैचारिक पद्धति में मुख्य तत्व कौन सा है, तो मुख्य तत्व है मानवतावाद। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था। पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, पूंजीवाद का उदय या सामंतवाद का पतन या फिर नगरों की स्थापना या फिर व्यापार का उदय। तो दोस्तों पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था व्यापार का उदय। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 13 इसमें देखेंगे दोस्तों, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो यूरोप में दोस्तों आधुनिक युग की शुरुआत 1453 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, ध्यान से देखेंगे,
चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है, सॉरी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या तो नोट कर लीजिए, ये 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या कह रहा है, देखिए चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो दोस्तों चर्च द्वारा किसानों से जो है वो टाइथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसमें, टाइथ नामक कर वसूला जाता था चर्च द्वारा किसानों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा है, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी, चर्च की सर्वोच्च सत्ता कौन थी दोस्तों? तो रोम के पोप के पास थी, ठीक है। चर्च की सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? रोम के पोप के पास, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, फ्यूड का क्या अर्थ है? फ्यूड का क्या अर्थ होता है? तो फ्यूड का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों मैं इस पेपर का एनालिसिस करवाने वाला हूँ, क्वेश्चंस रेडी हैं, ठीक है। इस क्लास के बाद मैं इस सभी प्रश्नों का मैं एनालिसिस करवाऊंगा कि फ्यूड का क्या अर्थ होता है। तो ज़मीन का टुकड़ा होता है। तो इसका जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का पूरा हम जो डिटेल है, मैं इस प्रश्न का पूरा डिटेल लेकर आऊँगा, ठीक है। उस वीडियो का लिंक जब तैयार हो जाएगा तो मैं इस क्लास में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्लास होने वाली है, उस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा के फ्यूड शब्द से हुई है? तो सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति दोस्तों जर्मन भाषा से हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है 17 का। प्रश्न नंबर 18 है इसमें, मेनर को कहा जाता था, मेनर को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? सुदृढ़ दुर्ग कहा जाता था, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, नाइटस कौन थे? तो दोस्तों नाइटस कौन थे? तो एक सैनिक हुआ करते थे नाइटस, ठीक है। कौन से सैनिक? पैदल या घुड़सवारी? तो इसमें घुड़सवारी सैनिक होते थे नाइटस में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद पदानुक्रम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों पहले राजा, उसके बाद बैरन, फिर नाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21 इसमें पूछा है दोस्तों, नीचे यंत्र तथा उनके आविष्कारक दिए गए हैं, मिलान कीजिए। यंत्र और आविष्कारक का मिलान करना है हमें। तो दोस्तों फ्लाइंग शटल यानी लूम का जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो इसके आविष्कारक जान के हैं, ठीक है। हमने जो 4th सेमेस्टर में भी ये पढ़ा था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों जो बी है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो हर प्रिज्म ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ये पहला ऑप्शन है बी का। सी वाला है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। दोस्तों 4th सेमेस्टर में इसको मैंने पढ़ाया था, अच्छे से आपको याद होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको याद होगा। इसमें डी वाला है दोस्तों कि मसलिन व्हील का आविष्कार किसने किया था? तो क्रॉम्पटन ने किया था, ठीक है। यानी दोस्तों देखेंगे इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 देखेंगे दोस्तों, द लास्ट जजमेंट किसके द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र था? द लास्ट जजमेंट एक चित्र है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित किया गया है। 22 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। द लास्ट जजमेंट जो चित्र बनाया गया था, किस सन में बनाया गया था दोस्तों? तो जो अगला क्लास में लाने वाला हूँ, तो इन सभी प्रश्नों का मैं एनालिसिस करवाऊंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जब वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, निम्न में से कौन द लास्ट सपर नामक कलाकृति से संबंध है? माइकल एंजेलो है, राफेल है, लियोनार्डो दा विंची है, या फिर दांते हैं? तो इसमें लियोनार्डो दा विंची हैं, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 24 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज दोस्तों विलियम हार्वे ने की थी, आप सभी लोग जानते होंगे। 24 का ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है,
इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार था फ्रांसिस बेकन। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, प्रिंसिपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? प्रिंसिपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? न्यूटन ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 26 का। दोस्तों मैं जो फुल क्लास कराऊंगा इस पे पेपर एनालिसिस, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है दोस्तों। ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है और सभी कॉलेज में पूछता है उत्तर प्रदेश के। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये प्रश्न आएगा, जरूरी से लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 28 है इसमें, इंग्लैंड के किस काल को अंग्रेजी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों रानी एलिजाबेथ जो वन थी, उनके शासनकाल को अंग्रेजी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29 है, इन प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी है? इन प्रेज ऑफ फॉली दोस्तों इरेस्मस ने लिखी है। 29 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, किसको आधुनिक अंग्रेजी के पिता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों चौसर को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 30 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था? तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 32 है, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। 32 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 33 इसमें पूछा है दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण था, यह पोप और क्षमा पात्र के खिलाफ विद्रोह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 33 का। प्रश्न नंबर 34 है, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार की कितनी बातें गिरजाघर के मुख्य द्वार पर चिपकाई थी? तो 95 बातें। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, ट्रेंट की सभा किस वर्ष हुई? ट्रेंट की सभा किस वर्ष हुई थी? तो यह 1545 ईस्वी में हुई थी। 35 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 36 है, आगबक्स की संधि किस वर्ष हुई? आगबक्स की संधि किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी है। 1555 ईस्वी में आगबक्स की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, स्पेनी आर्मीडा को कब नष्ट किया गया? स्पेनी आर्मीडा को कब नष्ट किया गया था, किस सन में? तो 1588 ईस्वी में स्पेनी आर्मीडा को नष्ट किया गया था। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने तथा उसके प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ? तो दोस्तों यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ? तो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 39 पूछा है आपसे, वेस्टफेलिया की संधि कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी में हुई थी। 39 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, 30 वर्षीय युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? 30 वर्ष युद्ध का तत्कालीन कारण था बोहेमिया का विद्रोह। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के क्या परिणाम थे? तो इसके परिणाम थे दोस्तों, नवीन युग का आरंभ हुआ था, आधुनिक राज्य व्यवस्था का आरंभ हुआ था, युद्ध ने जर्मनी को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 42 है, फ्रांस में तुर्गो किस पद से जुड़ा हुआ था? फ्रांस में तुर्गो किस पद से जुड़ा हुआ था दोस्तों? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी है, वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, किस काल में कैबिनेट प्रणाली के प्रमुख अंगों का पर्याप्त रूप से विकास हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें डी है। ठीक है, हैनोवर काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 है इसमें,
इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक था। इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जेम्स प्रथम था। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 45 है, वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 46 है, इंग्लैंड के किस शासक को बंदी बनाकर 1669 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया गया था? तो दोस्तों चार्ल्स प्रथम को। ठीक है, चार्ल्स प्रथम को इंग्लैंड का जो शासक था उसे 1649 में मृत्यु दंड दे दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी सन भी पूछता है तो सन भी याद रखिएगा। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में राजा घोषित किया गया था? तो चार्ल्स द्वितीय को दोस्तों 1660 ईस्वी में, ठीक है, 1660 ईस्वी में राजा घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 48 है, विलियम ऑफ ऑरेंज और उसकी पत्नी मैरी को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर कब बैठाया गया? तो इंग्लैंड के राज सिंहासन पर दोस्तों उन्हें 13 फरवरी 1689 ईस्वी में बैठाया गया था। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 है, प्रोटेस्टेंट का संस्थापक कौन था? प्रोटेस्टेंट का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मार्टिन लूथर था। ऑप्शन नंबर ए है 49 का। प्रश्न नंबर 50 है, सड़क निर्माण में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सड़क निर्माण में दोस्तों मैकेडम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, 50 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 51 है, लेक्चर्स ऑन दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखी, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्नोल्ड टायनबी ने लिखी है। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे दोस्तों, कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? 100% आएगा आपके एग्जाम में, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी बुक्स हैं याद रखिएगा, बुक से दोस्तों कम से कम 4 बुक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कॉमन सेंस नामक पुस्तक टॉमस पेन ने लिखी थी। 52 का ऑप्शन नंबर ये है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो कब शुरू करना कर दिया था दोस्तों? तो विनिर्मित वस्तुओं के उपभोग के लिए, ठीक है, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, उपरोक्त सभी है। 53 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता है? तो औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उद्योगशाला किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न को 2 बार पूछ लिया है। ठीक है, विनिर्मित वस्तुओं के उपयोग के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 56 इसमें पूछा है, यूट्रेक्ट की संधि किस वर्ष हुई? यूट्रेक्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1713 ईस्वी में। 56 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 57 इसमें पूछा है दोस्तों, अमेरिका में सर्वप्रथम किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था? तो अमेरिका में, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो दोस्तों स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने अमेरिका में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 58 है, इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता किस वर्ष के बाद प्रारंभ हुई? तो किस वर्ष के बाद प्रारंभ हुई थी? तो 1688 ईस्वी में। 58 का ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59 है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटित हुई। 59 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसने लिखी? याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना दे करके अगर सामाजिक समझौता दे देता है तो भी आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को रूसो ने लिखी है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। 60 का ऑप्शन नंबर सी है।
प्रश्न नंबर 61 देखेंगे दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तारीख थी। फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तारीख क्या थी दोस्तों? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी है, 20 जून 1789 ईस्वी में टेनिस कोर्ट की शपथ की तारीख थी। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 62 पूछा है, स्टेटस जनरल में प्रतिनिधित्व था। स्टेटस जनरल में किसका प्रतिनिधित्व था? तो पादरी का भी था, सामंत भी थे और जनसाधारण भी थे, उपरोक्त सभी है। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 63 पूछा है दोस्तों, इसमें गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन दोस्तों सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो गिलोटिन था सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी, तो इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार किस सन में हुआ था? किसने किया था? ये सब प्रश्न आ रहे होंगे। तो याद रखिए दोस्तों, जो ये क्लास मैं करा रहा हूँ उसके इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो को, जो मैं ये पेपर एनालिसिस करवाने वाला हूँ। मैं कई बार बता दूंगा, एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है, उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्लास है। अभी वो रेडी नहीं हुई है, जब भी रेडी हो जाएगी मैं दे दूंगा क्लास। अगर आप बाद में देख रहे हो तो इसमें दिया गया होगा दोस्तों, जाकर आप देख लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 इसमें पूछा है कि चर्च को बदनाम वस्तु कहकर कौन पुकारता था? चर्च को बदनाम वस्तु कहकर कौन पुकारता था? तो वॉल्टेयर पुकारता था। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 65 इसमें पूछा है दोस्तों, टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन हुई थी? तो दोस्तों ये जो सन दिया है ये सही दिया है, लेकिन दिन इसमें कोई सही नहीं दिया है। ठीक है, यानी दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ आपको, 20 जून। ठीक है, 20 जून। ठीक है, 20 जून 1789 ईस्वी में टेनिस कोर्ट के शपथ की घटना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन की वजह से आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा, सोचिए। तो इस दिन को याद रखिएगा। देखिए एग्जामिनर इसमें दिन नहीं दिया है। ठीक है, 20 जून इसमें लिखा ही नहीं है कहीं पर, लेकिन याद रखिएगा 20 जून 1789 ईस्वी में ये घटित हुई थी। याद रखिएगा 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन देता है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 इसमें पूछा है, नेपोलियन किस देश को व्यापारियों का देश कहता था? तो दोस्तों जो नेपोलियन था वह इंग्लैंड देश के व्यापारियों का देश कहता था। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 67 इसमें पूछा है दोस्तों, 1801 ईस्वी में कॉनकॉर्डेट समझौता किसके मध्य हुआ था? कॉनकॉर्डेट समझौता किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो यह नेपोलियन और पोप के बीच हुआ था। दोस्तों उस दिन जो 1801 हुआ था, 1801 ईस्वी में 7 तारीख को हुआ था और 9 तारीख को हुआ था। ठीक है, 2 दिन हुआ था। 2 दिन में दोस्तों 2 लोगों के साथ जो कॉनकॉर्डेट की समझौता था, नेपोलियन 2 लोगों के साथ किया था। दोस्तों अगर इस प्रश्न का जो एनालिसिस देखना है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 इसमें नेपोलियन ने 8 जुलाई 1807 ईस्वी में टिलसिट की संधि किसके साथ की थी? नेपोलियन ने 8 जुलाई 1807 को टिलसिट की संधि किसके साथ की थी? तो टिलसिट की संधि दोस्तों रूस के साथ की थी। 68 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 69 इसमें पूछा है दोस्तों, यह मेरी सैकड़ों विजय नहीं है बल्कि मेरे नियमों की संहिता है जो मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगी। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है नेपोलियन का। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 70 इसमें पूछा है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता में निम्न में से कौन सा कानून शामिल नहीं था? तो संधि संहिता। ठीक है, संधि संहिता नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता में यह कानून शामिल नहीं था। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट शासन किया। ये पूछ रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन कब से कब तक किया था? तो 1799 से 1804 ईस्वी तक। ठीक है, 1799 से 1804 ईस्वी तक शासन किया था। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 72 इसमें पूछा है, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किसके विरुद्ध लागू की थी? तो यह इंग्लैंड के विरुद्ध लागू की थी। 72 का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 इसमें पूछा है दोस्तों, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा
बर्लिन अज्ञाति के द्वारा किस वर्ष की थी? तो यह दोस्तों किस वर्ष की थी? 21 नवंबर 1806 ईस्वी। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 74 इसमें पूछा है, जून 1815 ईस्वी के किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी? तो दोस्तों 74 का ऑप्शन नंबर सी है, वाटरलू की। ठीक है, वाटरलू की जब युद्ध हुआ था नेपोलियन का, कब हुआ था? 1815 में। इसके विरुद्ध वह हार गया था। ठीक है दोस्तों, जो किसके विरुद्ध लड़ा था, ये किस सन में लड़ा था? ठीक है, ये सब मैं जो पेपर कराऊंगा, पेपर एनालिसिस, उसमें कराया हूँ। ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जा करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। प्रश्न नंबर 75 है, वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये वेलिंगटन के ड्यूक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 75 का। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी है, शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड करा दूंगा सब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।